बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ आप चाहे वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट कर सकते हैं, बाद में वो आपको पॉइंट समझने में पढ़ने में आसानी होगी। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया रक्त का तरल हिस्सा या रक्त का द्रव हिस्सा क्या कहलाता है, वो आपको याद रखना है, कहलाता है प्लाज्मा। जबकि रक्त का ठोस हिस्सा क्या कहलाता है, वो आपको याद रखना है, वो कहलाता है रक्त कणिकाएं। वो कहलाता है रक्त कणिकाएं, या जिसे हम कहते हैं ब्लड कार्पोसल्स। रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ब्लड कार्पोसल्स। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का इशू होता है लैंग्वेज का, हिंदी में समझ नहीं आ रहा या इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर मैं आपको जो भी टर्म होंगी थोड़ी सी मुश्किल सी, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में कराऊंगी। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, रक्त कणिकाएं जो है इसको हम बोलते हैं ब्लड कार्पोसल्स। और स्टूडेंट सीधी सी बात है, एक तरीके से लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी, यहाँ पर कंटेंट मैटर करेगा कि आपको समझ कितना आ रहा है। बाकी जो भी टर्मिनोलॉजी होगी जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी वो दोनों लैंग्वेज में करा दूंगी। सेशन अपना बाइलिंगुअल रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रक्त का तरल हिस्सा कहलाता है प्लाज्मा, रक्त का ठोस हिस्सा कहलाता है रक्त कणिकाएं। राइट, तो इसके ऊपर एक बारी बाद में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको कितने परसेंट होता है, क्या क्या काम होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए समझना रक्त क्या है, एक तरल संयोजी घटक है। तरल हिस्सा प्लाज्मा और ठोस हिस्सा रक्त कणिकाएं। अगला पॉइंट समझते हैं रक्त से कि स्टूडेंट्स पूछता है एग्जामिनर, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है रक्त का पीएच मान होता है कितना, 7.4। चलिए, अगर थोड़ी सी आपको पीएच स्केल की नॉलेज नहीं है तो मैं बता देती हूँ आपको। पीएच स्केल अपना एक स्केल होता है, पैमाना होता है, कहां से कहां तक का, 0 से 14 तक का। 0 से 14 तक का अपने पास एक पीएच पैमाना होता है, जो कि हमें पदार्थ का नेचर बताता है कि कोई भी पदार्थ नेचर में अम्लीय होगा, मतलब एसिडिक होगा, क्षारीय होगा या बेसिक होगा, या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रल होगा या उदासीन होगा। तो ये सारी बातें हमें पता चलती है उसकी पीएच वैल्यू से। पीएच वैल्यू से, तो देखिए पीएच वैल्यू पर मैंने आपको बताया पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक वैल्यूज होती हैं, मिड वैल्यू 7 होती है। यदि किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसका नेचर आप बताओगे अम्लीय, या जिसको आप कह सकते हो एसिडिक। पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक। ये सारी चीजें मैं आपको केमिस्ट्री में भी कराऊंगी। केमिस्ट्री में तो पूरा एक डिटेल चैप्टर है एसिड, बेस एंड सोल्ट का, अम्ल, क्षार और लवण का। अभी तो जस्ट हम यहाँ पर पीएच का जिक्र आया, इसलिए मैं आपको पीएच स्केल की थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ। पीएच वैल्यू अगर किसी पदार्थ की 7 से कम है तो उसकी प्रवृत्ति आप बताओगे अम्लीय, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो आप नेचर बताओगे उसका क्षारीय, या जिसे हम कहते हैं बेसिक। पीएच वैल्यू यदि इक्वल टू 7 है, 7 है, तो उसका नेचर आप बताओगे उदासीन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अम्लों का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। क्षारों का पीएच मान कितना होता है, 7 से ज्यादा। और जबकि उदासीन पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, इक्वल टू 7, मतलब 7 के बराबर। और थोड़ा सा आपको टेस्ट वाइज पहचान होगी। अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जबकि उदासीन यदि है तो उसका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा। जैसे हम बात करें यदि पानी की, अब पानी जो है वो उसका कोई टेस्ट नहीं है, तो पानी की प्रवृत्ति कैसी है, उदासीन है। तो आई होप आपको ये पीएच स्केल समझ आया होगा। पीएच स्केल पर 3 चीजें होती हैं, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ये चेक की जाती है उनकी कोरस्पोंडिंग पीएच वैल्यू से। तो रक्त की पीएच वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी, 7.4। तो रक्त की यदि पीएच वैल्यू 7.4 है तो हमें दिख रहा है 7 से ज्यादा है, तो रक्त की प्रवृत्ति कैसी होगी। रक्त की प्रवृत्ति यदि हमसे पूछी जाए तो रक्त की प्रवृत्ति आप बताओगे कैसी होगी, वो होगी हल्की क्षारीय। क्षारीय तो होगी बट वो कैसी होगी, हल्की क्षारीय। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, याद रखोगे आप, हल्की क्षारीय। नेचर ऑफ ब्लड इज वीक एल्केलाइन। नेचर ऑफ ब्लड इज वीक एल्केलाइन, याद रखनी है आपको बात। चलिए, रक्त पर हम फर्दर पॉइंट्स की बात करते हैं कि रक्त की मात्रा कितनी होती है। समझना है आपको ध्यान से, रक्त की, मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है।
या फिर मानव शरीर की बजाय मैं बोल सकती हूँ वयस्क मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में रुधिर की कितनी मात्रा होती है? वयस्क मनुष्य में रुधिर की मात्रा यदि हमसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है, इंग्लिश में बोल सकते हैं हम इसको अमाउंट ऑफ ब्लड, एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड इन एडल्ट्स। तो वो आपको याद रखनी है कितनी होती है, एवरेज मात्रा रुधिर की औसत मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। एग्जामिनर इस बात को थोड़ा सा महिलाओं में पुरुषों में अलग अलग करके पूछ लेता है। तो महिलाओं में यदि रुधिर की मात्रा पूछी जाए, महिलाओं में रुधिर की मात्रा यदि हमसे पूछी जाए तो वो आप बताओगे कितनी होती है? महिलाओं में रुधिर की मात्रा होती है पुरुषों से आधा लीटर कम। महिलाओं में रुधिर की मात्रा होती है पुरुषों से आधा लीटर कम। ये बात आपको याद रखनी है, पुरुषों से आधा लीटर कम होती है महिलाओं में रक्त की मात्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं किसी पुरुष में अगर ब्लड है 5 लीटर तो महिलाओं में कितना होगा, 4.5 लीटर, मतलब उससे आधा लीटर कम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ लेता है एग्जामिनर, कह देता है कि मनुष्य में रुधिर की मात्रा, मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके शरीर के वजन का कितने प्रतिशत हिस्सा होती है? मतलब उसके जो बॉडी का वेट है उसके वेट का कितने परसेंट हिस्सा उसके अंदर ब्लड पाया जाता है। तो आप याद रखोगे शरीर के वजन का कितने प्रतिशत हिस्सा मानव शरीर में रुधिर होता है, तो इसका आंसर आपको देना है स्टूडेंट्स 7 से 8%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो भी मैं आपको फैक्चुअल पॉइंट्स, फैक्चुअल डाटा यहाँ पर लिखवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। याद रखोगे आप 7 से 8% हिस्सा मानव शरीर में उसके शरीर का मतलब उसके वजन का 7 से 8% हिस्सा उसके अंदर रुधिर की मात्रा होती है। यदि लीटर में पूछी जाए वयस्क मनुष्य में रुधिर की औसत मात्रा तो 5 से 6 लीटर। अगर आपसे कहे शरीर के वजन का कितने प्रतिशत हिस्सा, तो वो आपको याद रखना है 7 से 8% हिस्सा। कहने का मतलब इस बात को आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। मान लो किसी व्यक्ति का वजन है 70 केजी, 70 केजी किसी व्यक्ति का वजन है, तो 70 का आप 7% निकाल दो। 70 का 7% कितना होगा, 70 गुना 7/100, मतलब ये चीज आपको मिलेगी 4.9 लीटर, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकती हूँ 5 लीटर। तो लगभग 7 से 8% हिस्सा व्यक्ति में, उसके शरीर के वजन का 7 से 8% हिस्सा व्यक्ति में रुधिर की मात्रा होती है। तो आई होप आपको ये सारा डाटा क्लियर हुआ होगा। चलिए और बात करते हैं फर्दर। तो देखिए रुधिर में हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए। रुधिर का मैंने आपको रक्त का अध्ययन बताया, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, रक्त कैसा ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड प्लस लिक्विड। तरल का रक्त का ठोस हिस्सा कहलाता है रक्त कणिकाएं, रक्त का द्रव हिस्सा कहलाता है प्लाज्मा। बात करेंगे अभी इनके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, कितना किसके अंदर कैसे क्वांटिटी है। रक्त का पीएच मान मैंने आपको बताया 7.4, इसकी प्रवृत्ति बताई मैंने आपको कैसी, हल्की क्षारीय। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 5 से 6 लीटर। और कहा जाए महिलाओं में कितना होता है, तो पुरुषों से आधा लीटर कम। मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके शरीर के वजन का कितने प्रतिशत हिस्सा होता है, तो 7 से 8%। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट और याद रखिए आप ब्लड से, कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता। कौन सा ऐसा जीव है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको साथ साथ कराऊंगी। तो कौन सा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता, ये मुझे आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता। इसका आंसर आप मेरे को करोगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। चलिए स्टूडेंट्स अब रक्त के पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम पढ़ लेते हैं रक्त के या रुधिर के कार्य क्या है। रक्त के या फिर रुधिर के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है ब्लड के,
वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड की यदि हम बात करें, रुधिर की हम बात करें, तो देखिए रुधिर का काम क्या होता है, अपने शरीर में दो गैसें फ्लो करती हैं, दो गैसें होती हैं, आपको सबको पता ही होगा। एक तो ऑक्सीजन जिसको हम दिखाते हैं O2 से, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम दिखाते हैं सिंबल वाइज CO2 से। तो शरीर के अंदर दो गैसें O2 CO2 का परिवहन करना, ये काम होता है रुधिर का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है O2 CO2 का परिवहन कौन करता है, तो आपको याद रखना है वो करता है रक्त। अगला क्वेश्चन, अब जो भी हम खाना खा रहे हैं उस खाने के अंदर पोषक तत्व मौजूद है, तो उन पोषक तत्वों का परिवहन भी किसकी मदद से किया जाता है, वो किया जाता है रक्त की मदद से। पोषक तत्वों का परिवहन करना, याद रखोगे आप, ये काम है रुधिर का। और क्या काम है रुधिर का, रुधिर का काम जो है वो है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। याद रखोगे आप, टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है, याद रखोगे स्टूडेंट्स आप, वो करता है अगेन ब्लड। अगला काम आप याद रखोगे, शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी आप लोगों को पता ही होगा, जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करना, ये सारा काम भी कौन करता है, अगेन ब्लड ही करता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको आप कह सकते हो इम्यूनिटी, टू एनहांस द इम्यूनिटी, ये काम जो है अगेन कौन करता है, अपने लिए ब्लड करता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हमने पढ़े ब्लड के। तो देखिए ब्लड क्या क्या काम करता है, दो गैसों का परिवहन करता है, O2 CO2 का, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो भी खाने में मौजूद होते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम भी ब्लड करता है। और अलग जो चौथा काम हमने पढ़ा कि शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता जो बढ़ाता है वो भी अगेन कौन बढ़ाता है, ब्लड। याद रखना है आपको। चलिए अब फ्रेंड्स देखिए, हम रक्त की बात कर रहे थे, मैंने अभी आपको पीछे बताया था रक्त के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सॉलिड हिस्सा है और एक रक्त का लिक्विड हिस्सा है। तो क्वेश्चन मैं आपको करा ही चुकी थी अभी, रक्त का तरल हिस्सा क्या कहलाता है, तो रक्त का तरल हिस्सा, दो इसको पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, एक तो तरल हिस्से में बांट दो और एक इसको बांट दो ठोस हिस्से। तो रक्त का तरल हिस्सा क्या कहलाता है, हमने अभी पढ़ा था, रक्त का तरल हिस्सा कहलाता है प्लाज्मा। और रक्त का ठोस हिस्सा क्या कहलाता है, तो रक्त का ठोस हिस्सा कहलाता है रक्त कणिकाएं। रक्त का ठोस हिस्सा होता है रक्त कणिकाएं, जिसको आप कहते हो ब्लड कार्पोसल्स। तो ये तो नाम ठीक है, हमने नाम पढ़ लिया, तरल हिस्सा कहला रहा है प्लाज्मा और ठोस हिस्सा कहला रहा है रक्त कणिकाएं। वो परसेंटेज पूछ लेता है कि प्लाज्मा ब्लड में कितने प्रतिशत होता है और रक्त कणिकाएं ब्लड में कितने प्रतिशत होती है। तो देखिए कैसे याद रखोगे आप, P से प्लाज्मा तो सिर्फ P से 55, P से प्लाज्मा तो P से 55, तो रक्त का 55% हिस्सा क्या कहलाता है, प्लाज्मा। जबकि रिमेनिंग बच गया, 100 में से 55 माइनस कर दो तो रिमेनिंग हिस्सा 45% हिस्सा किसका कहलाएगा, वो कहलाएगा रक्त कणिकाओं का, राइट। तो रक्त का तरल हिस्सा लिक्विड कंपोनेंट बोला जाता है प्लाज्मा, कितने परसेंट, P से प्लाज्मा तो P से 55, और रक्त का ठोस हिस्सा रक्त कणिकाएं कितने परसेंट, 45%, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा अब हमने सीधी सी बात है, इसको जब अलग कर ही दिया लिक्विड फॉर्म में, तो प्लाज्मा में पानी ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। जब हमने प्लाज्मा एक अलग से ही लिक्विड पार्ट में कंसीडर कर लिया तो प्लाज्मा में पानी ज्यादा मिलेगा। तो पूछता है एग्जामिनर प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो प्लाज्मा में प्रतिशत कितनी होती है पानी की, 90%, या समटाइम्स आंसर दे देता है, ऑप्शन दे देता है 90% से अधिक। देखिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन जो रहती है वो इस दो डाटा में रहती है, एक तो 55% और एक 90%। तो 55% तो आंसर कब आएगा, जब हमसे पूछे रक्त का कितने प्रतिशत हिस्सा तरल होता है, तो 55, या कहते प्लाज्मा रक्त का कितने प्रतिशत हिस्सा होता है, तो 55%। और 90% आंसर कब आएगा, जब हमसे पूछे प्लाज्मा में पानी कितने प्रतिशत होता है, तो वो होता है 90% से अधिक। याद रखना है आपको। फिर बाकी 7 से 8% जो हिस्सा है वो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का होता है, और रिमेनिंग 1 से 2% हिस्सा
रिमेनिंग 1 से 2% हिस्सा जो बच गया वो रक्त के अंदर, प्लाज्मा के अंदर आप कह सकते हो लवण या ग्लूकोज वगैरह मौजूद, लवण अथवा ग्लूकोज, मिनरल्स एंड ग्लूकोज वगैरह मौजूद होते हैं 1 से 2%, राइट। तो मैंने आपको बताया प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी, 90%। प्लाज्मा में प्रोटीन, इनकी चाहे परसेंटेज ना भी करना, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी, तो 90%। यहां से क्वेश्चन यूं बन जाता है कि प्लाज्मा में या रक्त में प्रोटीन कौन कौन से होते हैं और उनका क्या काम होता है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे अभी। रक्त कणिकाएं आप सभी को पता होगा, रक्त कणिकाएं होती हैं 3, रक्त कणिकाएं होती हैं 3, कौन कौन सी, बात करेंगे यदि हम आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और एक तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको मैं कराऊंगी, जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं आरबीसी का साइंटिफिक नेम, आरबीसी का जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग, सारे पॉइंट्स हम ये 1 बाय 1 पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए हम बात कर रहे थे प्रोटीन की, प्रोटीन से क्वेश्चन बन जाता है, तो प्रोटीन से क्या क्वेश्चन बनता है, कुछ एक प्रोटीन होते हैं अपने ब्लड में, तो समझना कौन कौन से प्रोटीन है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। रक्त में मौजूद कुछ प्रोटीन है, उनका काम पेपर में कई बार आ चुका है, तो प्रोटीन से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो आपको समझना है कौन कौन से प्रोटीन मौजूद है। देखिए पहले प्रोटीन की मैं बात कर रही हूँ ग्लोबिन, ग्लोबिन। दूसरा आपको प्रोटीन याद रखना है फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन यदि ना हो नाम तो इसको हम कह देते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और जो तीसरा नाम है वो आपको याद रखना है हिपेरिन, तीसरा नाम जो है वो याद रखना है आपको हिपेरिन। तो देखिए स्टूडेंट्स इनका काम समझते हैं 1 बाय 1। ग्लोबिन प्रोटीन का काम है शरीर में 2 गैसें, अभी मैं आपको 2 गैसें बता रही थी शरीर में, O2 एंड CO2, O2 और CO2 का परिवहन करने का काम कौन सा प्रोटीन करता है, तो वो करता है ग्लोबिन प्रोटीन। चलिए दूसरा प्रोटीन समझिए फाइब्रोनोजन या प्रोथ्रोम्बिन। देखिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा क्या काम होता है फाइब्रोनोजन का। समझने से पहले एक एग्जांपल सुनिए, जैसे मान लो कोई भी चोट या कट लग जाता है, तो आपने देखा होगा उस पर्टिकुलर जगह पर चोट या कट लग जाने के बाद थोड़ी देर बाद खून बहना अपने आप बंद हो जाता है, मतलब वहां पर ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो उस चीज के लिए जिम्मेवार कौन सा प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन है कौन सा, फाइब्रोनोजन अथवा प्रोथ्रोम्बिन। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, चोट अथवा कट लगने पर, चोट अथवा कट लगने पर रक्त का थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा होता है, तो वो आपको याद रखना है कौन सा होता है, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है इन तीनों में से फाइब्रोनोजन, मार्क कर लेना है आपको। फाइब्रोनोजन का काम क्या है, चोट अथवा कट लगने पर रक्त का थक्का बनाता है, जो रक्त के थक्के को हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड क्लोटिंग, रक्त के थक्के को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। जबकि हिपेरिन जो है, अब आपको पता है शरीर के अंदर कॉन्टिन्यूअसली ब्लड फ्लो करता रहता है, वो रुकता नहीं है, तो शरीर के अंदर रक्त का भाव बनाए रखता है जो प्रोटीन, वो कहलाता है हिपेरिन, जिसको हम कह सकते हैं दूसरे वे में रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन, रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन। तो ये आपको 3 प्रोटीन याद रखने हैं, ग्लोबिन, फाइब्रोनोजन और हिपेरिन, इनका मैंने आपको काम समझाया। तो फ्रेंड्स ये बात थी ब्लड के तरल हिस्से की, प्लाज्मा हिस्से की, जिसमें प्रोटीन मौजूद थे, वो प्रोटीन कौन कौन से थे वो मैंने आपको बताए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आरबीसी से, प्लेटलेट से और डब्ल्यूबीसी से। आज की अपनी बायो की पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको ब्लड का चैप्टर कराया है, अभी ये क्लास पूरी नहीं हुई है, तो इसका सेकंड पार्ट जो है मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इस सेशन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना है। तो उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, अभी जो है इस
चैनल पर मेरी आज की पहली वीडियो थी। इस चैनल पर सब्सक्राइबर हुए हैं अभी आप लोगों के प्यार से और सहयोग से 700। जैसे ही 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000-1200, फिर मैं आपके लिए लाइव सेशन कंडक्ट करूंगी। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने पास सब्सक्राइबर बढ़ सके और फिर हम इस सेशन को लाइव कंडक्ट कर सकें, ताकि मैं वहां पे आप लोगों का रिस्पॉन्स और भी बढ़िया तरीके से जान सकूं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टॉपिक ब्लड, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कवर कराया है। बाकी जो है इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।